हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हम लोग दो चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनमें चैप्टर थर्ड में हमने पढ़ा कि कैसे सभी यूरोपियंस पावर भारत में आए और कैसे उन्होंने भारत में अपने पावर को कंसोलिडेट किया। उसके बाद में कैसे उनके एक दूसरे के साथ बैटल हुई और लास्ट में इंग्लिश भारत में विनर्स के रूप में आए और पूरा भारत में जो राज करने वाले हुए वो इंग्लिशर्स बने। उसके बाद में हमने फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे उस समय हमारे जो उस समय मौजूद जो राजशाही थे या उस समय जो किंगडम्स थे उनकी क्या स्थिति थी, कैसे मुगल्स अपने डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे थे और उनके डिसइंटीग्रेशन की वजह से नए नए रीजनल किंगडम्स उभर रहे थे। तो वो सब हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है। हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ, जिसमें कैसे ब्रिटिशर्स ने जब अपने जो यूरोपियन पावर्स थे, जो उनके ओपोनेंट थे भारत में, उनसे वो जीत के, जैसे डचेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच, इनसे जीतने के बाद में उन्होंने कैसे अपने पावर को भारत में कंसोलिडेट किया और कैसे अपने पावर को आगे एक्सपांसन किया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें द फर्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो ये राज करने की जो तकनीक थी उसकी कैसे शुरुआत हुई। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो आयरलैंड था वहाँ पे इन्होंने 16th सेंचुरी में विजय हासिल की और वहाँ पे इन्होंने राज किया, वहाँ पे अपना पावर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में इंग्लिश अपने अलावा बाकी सभी जो दूसरे देशों में रहने वाले लोग थे उन्हें वो बैकवर्ड मानते थे, उन्हें वो बारबेरियंस बुलाया करते थे। इसलिए उन्होंने इस दुनिया को सुधारने का और इन्हें फॉरवर्ड करने का एक नया जिम्मा हाथ में लिया, जिसे हम वाइट मैन्स बर्डन नाम से जानते हैं कि दुनिया को सिविलाइज करने का जिम्मा एक वाइट मैन का बर्डन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो वॉज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, मतलब कि क्या जो ब्रिटिशर्स भारत में उन्होंने कॉन्क्वेस्ट की वो भारत में मौजूद परिस्थितियों के कारण वो जीत हासिल कर पाए, या फिर उनकी पहले से ही या भारत में आने से पहले ही उनकी ये सोच थी कि वो भारत में आएंगे और भारत को अपनी कॉलोनी बनाएंगे और यहाँ पे वो राज करेंगे। जिसके बारे में कुछ राइटर्स हैं, उनके व्यू पॉइंट्स भी हैं, जैसे जॉन सिली एक राइटर हुए हैं। वो बताते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट भारत में हुई थी वो बिल्कुल ही अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली होने वाली एक प्रोसेस थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो उस समय भारत में जो एनवायरनमेंट था उस समय का, उस समकालीन वो एनवायरनमेंट था, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स जीत पाए और ब्रिटिशर्स ने भारत को कॉलोनी बनाने के बारे में सोचा। और हम उसके बाद में अगर कुछ अदर जो राइटर्स हुए हैं या फिर कुछ भारतीय राइटर्स हुए हैं उनके अगर व्यू पॉइंट के बारे में देखें, तो उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स भारत में पहले से ही इस मकसद से आए थे कि वो भारत में अपना एक लार्ज और पावरफुल एम्पायर बनाएंगे। वो उस एम्पायर के माध्यम से भारत में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो सीधे भारत में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि अमेरिका में उन्हें बहुत ही बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए वो सीधे खुद का नाम सबके सामने लाने से हिचक रहे थे। इसलिए ये सभी बातें जब बात जॉन सिली की करें तो वो अनइंटेंशनली बताते हैं, और जब अदर्स जैसे इंडियन इंडियन जो फिलोसफर हुए हैं, इंडियन राइटर्स हुए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो बताते हैं कि ये बिल्कुल ही इंटेंशनली किया गया एक काम था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। देन व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया। इसमें भी अलग अलग राइटर्स के अलग अलग मत हैं। कोई कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भारत में स्टार्ट हुआ 1740 में, उसे वो मानते हैं कि यहाँ से ब्रिटिशर्स का पीरियड स्टार्ट हुआ। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में ब्रिटिशर्स ने जीती थी, उससे भारत में ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत हुई। और कुछ मानते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जीत में जब अहमद शाह अब्दाली भारत में आया और उसने मराठास को हराया और उसने भारत में जो मुगल एम्पायर की कमजोरी थी या फिर कोई भी बड़ा एम्पायर न होने की कोई कमजोरी थी,
वो दिखाई। इसलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को भी ये माना जाता है कि ब्रिटिश पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि कोजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। क्या क्या कारण रहे भारत में ब्रिटिशर्स के जीतने के या फिर ब्रिटिशर्स की सक्सेस के। तो हम इसमें बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पावर को एक्सपांशन और कंसोलिडेशन किया तो उसमें उन्हें लगभग एक सेंचुरी का समय लगा, और उस एक सेंचुरी में वो लगातार सक्सेस कैसे पाते गए उसके पीछे कुछ कारण थे। इसलिए हम फर्स्ट बात करते हैं सुपीरियर आर्म्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी। उनके पास नए और मॉडर्न वेपन्स हुआ करते थे जो भारत के पास मौजूद नहीं थे, और उनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। उनके पास डिसिप्लिन्ड मिलिट्री थी। मिलिट्री के पास उनके जो जनरल्स हुआ करते थे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बना के वॉर्स लड़ते थे। इसलिए ही वो काफ़ी कम मात्रा में होने के बाद भी भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देते थे। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलिट्री में डिसिप्लिन होना किसी भी जीत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उन्हें रेगुलर सैलरी मिलना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत में कुछ जो किंगडम्स थे उनके पास तो इतने इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे कि वो अपने सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी दिया करे। और जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो रेगुलर सैलरी दिया करते थे अपने सोल्जर्स को, इसलिए उनकी जो लॉयलिटी थी वो ब्रिटिशर्स के प्रति अधिक थी। और जो भारत में जो अलग अलग किंगडम थे वो उन्हें रेगुलर सैलरी दिया नहीं करते थे। वो उनके पास ट्रेडिशनली जो चलते आ रहे थे उन्हीं तरीकों से सोल्जर्स किंगडम रखा करते थे। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो एक प्राइवेट सिस्टम था, एक कंपनी प्राइवेट थी, इसलिए वहाँ पे डिसिप्लिन था, और साथ में ही वो ही आगे बढ़ता था जिसके पास ये कुछ काम करने की काबिलियत हो। ना कि जैसे भारत में चलते आ रही हेरिडिटरी किसी भी प्रोसेस के कारण या फिर जन्मजात कि ये ही किंग बनेगा, किंग का बेटा ही किंग बनेगा, सेनापति का बेटा ही सेनापति बनेगा, ऐसे सिस्टम भारत में चलते थे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव जैसा एक मामूली क्लर्क जिसे गवर्नर जनरल बनाया गया, और भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें कि जो बहुत ही नीचे नीचे के पद पर काम करते थे वो गवर्नर जनरल या फिर एक कमांडर की पोस्ट तक पहुंचे, क्योंकि उनकी काबिलियत ऐसी थी। और जबकि ये सिस्टम हमारे जो किंगडम्स थे उनमें ऐसा से कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटिशर्स की सक्सेस में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जिसमें ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स। एक लीडरशिप भी किसी भी वॉर या फिर किसी भी कॉन्क्वेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास लीडर्स बहुत थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, ये सभी लीडर्स थे, लेकिन वो जीत पाए क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट था सेकंड लाइन लीडर्स का, जैसे आर्थर वेलेजली, ब्रेथवेट, मोडेऊ, इन सभी का उनका अच्छी तरह से सपोर्ट होने के कारण वो जो लीडरशिप थी वो आगे सक्सेस हो पाई। जबकि भारत में भी लीडर्स बहुत थे, जैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, लेकिन उन्हें सेकंड लाइन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो इतनी ज़्यादा या फिर अच्छी तरह से जीत हासिल नहीं कर पाए और वो हार का सामना करना पड़ा। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास लीडरशिप तो थी ही, उसके साथ साथ उनके पास सेकंड लाइन लीडर्स भी होने के कारण उन्हें सक्सेस अच्छी तरह से मिली। हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप क्योंकि भारत में वो अच्छी तरह से ट्रेड कर रहे थे, भारत में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे, इसलिए उनके पास फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे थे, और वो रेगुलर सैलरीज भी दिया करते थे, और वो वॉर्स को भी फंड किया करते थे। इस कारण उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। और जो भारत के जो किंगडम थे उनके पास फाइनेंशियल क्रंच था, और वो इस कारण ना तो सैलरी दे पाते थे और ना ही वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर पाते थे, और ना ही वो नए मॉडर्न वेपन्स खरीद पाते थे। इस कारण उनकी हार हुई और
जो ब्रिटिशर्स थे वो जीते। उसके बाद में हम सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, वो नेशनलिस्ट प्राइड। ये भी एक बहुत ज़रूरी भाग भाग है कि जो ब्रिटिश थे उनका केवल और केवल एक नेशनलिस्ट प्राइड था, वो था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स फॉर ब्रिटिश के लिए। लेकिन भारत में देखें तो हम अलग अलग किंगडम के लिए अलग अलग नेशनलिस्ट बटे हुए थे। जैसे मैसूर के लिए मैसूर के लोग मैसूर के प्रति वफादार थे, हैदराबाद के लोग हैदराबाद के प्रति वफादार थे, मराठास मराठास के प्रति वफादार थे, राजपूत राजपूत के प्रति वफादार थे, बंगालीज बंगालीज के प्रति वफादार थे। इसलिए जो भारत में था वो एक नेशनलिस्ट डिवाइड था। यहाँ पे एक नेशन की कोई भी भावना नहीं थी, सभी की भावना एक मियरली एक टेरिटरी के लिए ही निश्चित थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अलग अलग करके जो भी भारत में बड़े बड़े किंगडम्स थे या फिर बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स थे वहाँ पे कैसे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट की और कैसे वहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हाँ, और बंगाल एक बहुत ही बड़ा एरिया था जिसमें हम आज के बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश को और साथ में वेस्ट बंगाल को भी हम मिला दें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया था। और यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत छोटी बड़ी रिवर्स होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज या फिर मतलब कि फर्टिलिटी यहाँ पे हाई फर्टिलिटी सॉइल्स थी। इस कारण यहाँ का जो ट्रेड था या फिर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी वो अच्छी थी। यहाँ पे जो बंगाल से जो यूरोप की तरफ जो एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे जिसमें कुछ रॉ प्रोडक्ट्स थे जैसे साल्ट पीटर, राइस, इंडिगो, पेपर, सुगर, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट और भी बहुत प्रकार के रॉ प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट हुआ करते थे यूरोप में। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे एशिया से उनमें से लगभग 60% हिस्सा वो बंगाल से इंपोर्ट किया करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1630s में उन्होंने अपनी बहुत सी फैक्ट्रीज भी स्टेब्लिश की थी जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, अंडाका। उसके बाद 1690 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा कलकत्ता की फाउंडेशन की गई। उसमें उन्होंने जो मुगल एम्परर थे उस समय के, उन्हें जो बंगाल था वहाँ पे वो फ्री ट्रेड करने के लिए 3,000 रुपये पर एक साल में उन्हें 3,000 रुपये कंपनी के द्वारा दिए जाते थे ताकि वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकें। उसके बाद जबकि जबकि हम बात करें तो जो 3,000 रुपये पर एक साल के मुगल एम्परर को दिए जाते थे कंपनी के द्वारा, उसके अगर कॉन्ट्रास्ट में हम बात करें तो बंगाल से अगर वो एक्सपोर्ट किया करते थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंगाल से एक्सपोर्ट किया करती थी, वो लगभग 50,000 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से वो एक्सपोर्ट किया करते थे। जबकि वो जो मुगल एम्परर थे उस समय के उन्हें सिर्फ 350 पाउंड पर ईयर ही दिया करती थी। हम बात करते हैं जब 1700 हुई तब मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया गया और उनकी डेथ 1727 में हुई। तब तक उन्होंने वहाँ बंगाल में राज किया, बंगाल को आगे बढ़ाया। उसके बाद में 1727 में सुजाउद्दीन जो कि मुर्शिद अली खान के सन इन लॉ हुआ करते थे वो वहाँ के किंग बने। वो भी काफ़ी अच्छे रूलर थे और वो भी वहाँ के दीवान बने और वो भी काफ़ी अच्छे दीवान साबित हुए। उन्होंने मुर्शिदाबाद या फिर उन्होंने बंगाल को आगे आगे बढ़ाया, उसका डेवलपमेंट किया। उनकी डेथ 1739 में होती है। उसके बाद 1739 में सरफराज खान जो कि मुर्शिद अली खान के बेटे हुआ करते थे वो गद्दी पर बैठे। वो एक नाकामयाब रूलर थे। वो मतलब बिना किसी काम की या फिर बेकार रूलर जिन्हें कहा जाता है वो रूलर थे। इसलिए जिन्हें लगभग 1740s में अलवर्दी खान के द्वारा जिनकी हत्या कर दी गई। 1741 में अलवर्दी खान बंगाल के नए रूलर बने जिन्होंने 1756 तक रूल किया। उसके बाद में हम अब आगे बात करते हैं कि अलीवर्दी खान ने अपने रूल में क्या क्या किया। तो उसमें उन्होंने जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें भी ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्यों बंगाल इतना सक्सेसफुल रहा, क्या कारण थे कि और भी इलाके सक्सेस नहीं हो पाए। जिसमें हम कुछ बात करते हैं जैसे जो बंगाल के अलावा बहुत से एरियाज़ थे उनमें इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे।
वहाँ पे कंटिन्यूसली मराठा इन्वेजन हो रहे थे। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे जाट रिवोल्ट्स चल रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए थे उस समय, जैसे 1739 में नादिर शाह का और 1761 में अब्दाली का। इस वजह से जो और अदर एरियाज थे बंगाल के अलावा, वो सभी प्रॉब्लम्स में चल रहे थे और इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे थे। जबकि इन सभी प्रॉब्लम्स से बंगाल बच चुका था। लेकिन हम बात करें एक बंगाल एक हाई फर्टिलाइज्ड या फर्टिलिटी वाला एरिया है, इसलिए वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। जब हम बात करें 1706 की, तो वहाँ पे 15,000 पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो लगभग 44 साल बाद मतलब 1750 में वो 1 लाख हो चुकी थी। फिर उसके बाद में जो गवर्नर्स आए, अलीवर्दी खान या उनके पहले, वो सभी जो इंग्लिश कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे, जो 1770 के फरमान के द्वारा मिले थे इंग्लिश कंपनीज को, उनसे वो उनके खिलाफ थे। इसलिए जब वो इंग्लिश और गवर्नर्स के बीच में ये स्पेशल प्रिविलेज के प्रॉब्लम होने के कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश। उसमें हम बात करते हैं कि 1741 में अलीवर्दी खान सरफराज खान को की हत्या करने के बाद उन्हें एक किंग बने, जिन्होंने लगभग 15 ईयर्स तक राज किया और इस बीच में उन्होंने मराठा से भी फाइट की। इसलिए उसके बाद उन्होंने इस सभी प्रॉब्लम्स के कारण ब्रिटिशर्स को फ़ायदा प्रॉफिट उठाना दिखा दिखा और उन्होंने जो अलीवर्दी खान थे उस समय के रूलर, उनसे उन्होंने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था उसे फोर्टिफाइड करने की परमिशन ले ली। उन्होंने उसे फोर्टिफाइड भी कर लिया। उसके बाद में जो अलीवर्दी खान थे, वो बंगाल से इंग्लिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ट्रेड ट्रेड जो स्पेशल ट्रेड के स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे। इस वजह से अलीवर्दी खान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, वो भी एक मेन कारण था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हुई। उसके बाद में उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खान की यंगेस्ट डॉटर के बेटे थे, वो नए किंग के रूप में आए। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि चैलेंजेस बिफोर सिराजुद्दौला। जब सिराज गद्दी पर बैठे, उस समय उनके बहुत ही राइवल्स थे। जैसे उनका एक कजिन ब्रदर था शौकत जंग, जो कि नवाबो पूर्णिया था, वो उनका मेन राइवल था। उनकी एक हॉस्टाइल आंटी थी गशीटी बेगम, जो उनकी राइवल थी। और उनका एक रिबेलियस कमांडर था जिसे मीर जाफर, जो कि उनकी मतलब अलीवर्दी खान की सिस्टर का पति हुआ करता था, वो भी उनका एक मेन ओपोनेंट हुआ। उसके बाद में अगर हम और भी बात करें, जैसे जगत सेठ, ओमीचंद, राय वल्लभ, राय दुर्लभ, ये सभी जो सिराज गद्दी पर बैठा तो उसके उसके सामने चैलेंजेस के रूप में थे या फिर उसके ओपोनेंट थे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग, जो कि उनका कजिन था, उसको एक जंग में हराया और उसकी हत्या की। उसके बाद घसीटी बेगम को शांत किया तथा मीर जाफर, जो कि उनका कमांडर था, उसे उनकी उसकी पोस्ट से डिसमिस किया। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, कि प्लासी की बैटल क्यों लड़ी गई, उसके क्या कारण थे। तो उसमें है प्रील्यूड टू द बैटल, जो बैटल थी उसके पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जिनके कारण ये बैटल लड़ी गई। लगातार जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो अपने जो उन्हें परमिट्स मिले हुए थे उनका मिसयूज कर रहे थे, और उन्होंने जो कलकत्ता था उसे भी बिना परमिशन के फोर्टिफाइड कर लिया था। इसका और जो बंगाल के जो किंग थे, उनका एक फ्यूजिटिव क्रिमिनल था कृष्णादास, उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाइलम दिया था। इसलिए जो सिराज थे, उन्होंने कलकत्ता के ऊपर अटैक किया और उसके फोर्ट को सीज कर लिया तथा उसे एक जो सेठ थे या फिर एक बनिए थे, उनके अंडर कंट्रोल में रखा, ताकि वो उसके ऊपर निगरानी रख सके। तथा वहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भगा दिया गया, सभी ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा दिया गया। तथा उस समय की एक घटना बताई जाती है जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, जिसे होलवेल के द्वारा बनाया गया था, या फिर हकीकत में वो हुई थी कि नहीं हुई थी इसका कोई प्रमाण सामने नहीं है। जिसमें बताया जाता है कि उस समय जो 146 लोग जो उस समय उस फोर्ट विलियम में मौजूद थे, जिसमें विमेंस और बच्चे और बूढ़े भी थे, उन सबको सिराज ने एक कंजेस्टेड कमरे या फिर नॉन वेंटिलेटेड एक कमरे में डाल दिया, जिसमें वो बहुत अंधेरा भी बहुत ज़्यादा
था, जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पे उसके नॉन वेंटिलेशन के कारण और कंजेस्टेड होने के कारण लगभग 146 में से 123 पीपल्स की डेथ हो गई। लेकिन उस इसके इस ट्रेजेडी का कोई भी प्रूफ नहीं है, ये बाद में बनाई गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भी उस समय ऐसी कोई ट्रेजेडी के बारे में बात नहीं की थी। वो सभी घटनाएं, ये जो घटना हुई, इसे बाद में जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये ट्रेजेडी का रूप दिया था। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बैटल में क्या क्या हुआ। उसमें जब फोर्ट विलियम था उसे सिराज के द्वारा कैप्चर किया गया और जगत सेठ के कंट्रोल में रखा गया। उसके बाद और इंग्लिशर्स को बंगाल से आउटस्टेट कर दिया गया, उन्हें बार भगा दिया गया। फिर जब क्लाइव, जो कि उस समय साउथ में बैठे हुए थे, उन्हें जब इसके बारे में मालूम चला तो वो एक बहुत बड़ी सेना लेके कलकत्ता की तरफ आए और उन्होंने सीधे सीधे सिराज से लड़ाई करने की बजाय उन्होंने जो वहाँ पे उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको एक जगह इकट्ठा किया और उन्होंने एक अलायंस बनाई, जिस अलायंस में हिस्सेदार थे रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, ओमीचंद, राय दुर्लभ और जगत सेठ। इन सब के साथ मिलकर एक अलायंस बनाई, जिसके बाद में उन्हें उसमें बताया गया कि जो मीर जाफर हैं, जो पहले से वो कमांडर थे पहले बंगाल के, उन्हें नया नवाब बनाया जाएगा। इस अलायंस के माध्यम से जो ये बैटल थी उससे बिना लड़े ही इंग्लिशर्स के द्वारा जीत लिया गया था। जब 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, जिसमें कॉन्स्पिरेसी के कारण जो नवाब के ऑफिशियल्स हैं उनकी कॉन्स्पिरेसी के कारण सिराज की हार हुई और क्लाइव की फोर्सेस ने जीत हासिल की। सिराज बैटलफील्ड से भागे, वो अपने महल में पहुंचे। वहां पर मीर जाफर के जो बेटे थे मीरान, उन्होंने उन्हें पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। अब नेक्स्ट हम इस बैटल के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि मीर जाफर को नए नवाब के रूप में बनाया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी दिया और तथा कुछ से एरियाज की जमींदारी भी जो इंग्लिशर्स थे उन्हें दी गई, जिसमें 24 परगना डिस्ट्रिक्ट था। और इसको ही अगर मेन पॉइंट माना जाए तो ये फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया माना जा सकता है। उसके बाद से जो भी बंगाल के जो अफेयर्स हुआ करते थे उनका सुप्रीम कंट्रोल रॉबर्ट क्लाइव के पास चला गया। अब हमारे इस चैप्टर में नया नेक्स्ट पॉइंट है मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760। मीर जाफर, जो रॉबर्ट क्लाइव या फिर कंपनी ऑफिशियल्स थे, उनकी कंटिन्यूअस डिमांड के कारण मीर जाफर बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने डच के साथ एक अलायंस फॉर्म की और इंग्लिश और डचेज की इसके कारण फिर से एक बैटल लड़ी गई, जो कि बैटल ऑफ बेदारा के नाम से जाना जाता है, जो कि नवंबर 1759 में लड़ी गई थी, जिसमें डचेज की डिफीट हुई और उन्हें भारत से निकाल दिया गया। उसके बाद में जो मीर कासिम थे, मीर जाफर वहाँ के बंगाल के किंग थे, मीर कासिम थे दूसरे एक पर्सन, जिन्हें जो नए गवर्नर थे वेंस्टार्ड, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया कि आप अब हमारे जो नए किंग हैं वो बनिए। उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कंपनी को देने के लिए प्रॉमिस की और जो मीर जाफर के पास से जो ड्यूज बाकी थे या फिर जो मनी मीर जाफर लौटा नहीं रहा था इन कंपनी को, तो वो सभी मनी मीर कासिम ने लौटाने का वादा किया। और मीर कासिम ने वादा भी किया कि जो हैदराबाद, मैसूर, आरकोट ऐसी जगह पे जो ब्रिटिशर्स के वॉर चल रहे हैं उसमें भी वो कंपनी को फाइनेंस करेगा। इसके बाद में मीर जाफर को प्रेशराइज किया गया और उन्होंने मीर कासिम के फेवर में रिजाइन कर दिया, ताकि अब नए किंग या फिर नए नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम को बनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेप्स टेकन बाय मीर कासिम। मीर कासिम ने जब किंग बना तो उसके बाद में क्या किया, इसमें बारे में कहा जाता है कि इन्हें जो अलीवर्दी खान था उसके बाद में सबसे एबलेस्ट नवाब इन्हें ही कहा गया। उनके बारे में उन्होंने जो इंग्लिशर्स या फिर जो कंपनी थे उनसे दूरी बनाने के लिए उन्होंने अपने कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया, जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर या बिहार में जो एक जगह है मुंगेर, वहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल स्थापित की, जिससे कि वो जो कंपनी है उससे एक सेफ डिस्टेंस पे रह सके। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी उसे रीऑर्गेनाइज किया ताकि वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी या फिर जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी वो हट सके। उसके बाद में उन्होंने अपनी आर्मी को नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी और
नई एफिशिएंसी के साथ रिमॉडल किया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, द बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बारे में कि इस बैटल की शुरुआत क्यों हुई, उसके कारण थे। क्योंकि जो मीर कासिम था वो कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर खरा नहीं उतर सका, इसलिए। और भी मीर कासिम जैसे जो राम नारायण एक डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, वो जब मीर कासिम उसके पास अकाउंट्स की जानकारी के लिए जो लगातार जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे उसके ऊपर वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इस कारण मीर कासिम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी कर रहा था और मीर कासिम भी कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर खरा नहीं उतर पा रहा था। और उसने जो मेन कारण था उसका कारण ये था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो दस्तक जो उन्हें इश्यू किया गया था उसका मिसयूज कर रहे थे, जो कि नवाब और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में मेन कारण, टेंशन का मेन कारण था। इस कारण जो दस्तक का मिसयूज हो रहा था, इस कारण जो नवाब था उसके टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी उसे लॉस लग रहा था। और जो लोकल मर्चेंट्स थे वो एक अनइक्वल कंपटीशन कर रहे थे जो कंपनी मर्चेंट्स के साथ, क्योंकि उनके पास बहुत मतलब ऐसे राइट्स थे कि वो फ्री ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जो लोकल मर्चेंट्स थे उनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। इसलिए जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो ट्रेड कर रहे थे बिना किसी प्रकार का ड्यू और टोल्स दिए हुए। और हम आगे बात करते हैं, जैसे कंपनी के जो मर्चेंट्स थे वो इस जो दस्तक उन्हें इश्यू हुआ था वो उसे प्राइवेट ट्रेड में भी यूज़ ले रहे थे। जैसे वो पब्लिक ट्रेड में तो ले ही सकते थे, लेकिन वो इसे प्राइवेट ट्रेड में भी यूज़ ले रहे थे। इस कारण और जो ये दस्तक को थे वो एक कमीशन के ऊपर इंडियन मर्चेंट्स को भी सोल्ड कर दिया करते थे। इसलिए मीर कासिम ने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स को जो दस्तक इशू हुआ है उसको तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे मर्चेंट्स हैं, इंडियन मर्चेंट्स हैं, उनके भी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम अबोलिश कर सकते हैं, ताकि वो भी एक बराबर या फिर एक कम्पिटिटिव फील्ड के ऊपर इंग्लिश मर्चेंट्स के साथ compete कर पाए। इस कारण और जो इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी हुई, इसलिए 1763 में इस वॉर का आउटब्रेक हुआ, जिसमें इन्होंने इंग्लिशर्स ने कोटावा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर ऐसी जगहों पर लगातार जीत हासिल की। इस कारण मीर कासिम की हार हुई और मीर कासिम अवध जो उनके एक नियर टेरिटरी था वहाँ पे बग गया, जहाँ पे नव नवा अवध में एक नवाब रूल किया करते थे, वो थे शुजाउद्दौला। तथा उस समय वहीं पे ही मौजूद थे मुगल एम्परर शाह आलम टू, जो कि 1761 में अब्दाली के अटैक के कारण दिल्ली से भग के अवध में आके डर या फिर ठहरे हुए थे, वो वहां से डर के भग गए थे। इसलिए मीर कासिम जो कि बंगाल में हार के बाद में अवध भग चुके थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, तथा जो मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय थे वो वहाँ पे मौजूद थे। इन तीनों ने एक अलायंस बनाई ताकि वो इंग्लिशर से बंगाल वापस ले सकें। इस अलायंस में इन तीनों की आर्मी थी जिसने ब्रिटिशर्स के साथ जिसकी फाइट हुई, जिसमें कंबाइंड आर्मीज थी मीर कासिम की, नवाब अवध और शाह आलम द्वितीय की, जिसे इंग्लिश फोर्सेज जो कि मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर में थी, उन्होंने बक्सर में इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराया, जो कि अक्टूबर 22 1764 को लड़ा गया था। जिसमें जिससे इस जीत के बाद जो इंग्लिश थे वो नॉर्थ इंडिया में एक ग्रेट पावर के रूप में उभर के आए। इन्होंने भारत के मतलब ऐसा ही नहीं इन्होंने किसी रूलर को हराया हो, इन्होंने भारत के बहुत बड़े एक बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी हराया था। इसलिए अब वो नॉर्थ इंडिया के बहुत ही पावरफुल या फिर ग्रेट रूलर के रूप में उभर कर आए। जब और जो मीर जाफर था, पहले जो मीर कासिम से पहले जो नवाब था या फिर प्लासी के बाद में जिसे नवाब बनाया गया था, उसे 1763 में फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया, तथा जिसने मिदनापुर, बर्दवान और चितगोंग डिस्ट्रिक्ट को इंग्लिश को सौंप दिया ताकि वो अपनी आर्मी का मेंटेनेंस वहां से ले सकें। जिससे इंग्लिशर्स को जो एरिया था, यहाँ के बंगाल बिहार का एरिया था, वहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिली, लेकिन उन्हें 2% ड्यूटी देनी पड़ती थी केवल साल्ट के ऊपर। और उसके बाद जब मीर जाफर की डेथ हुई तो उनके एक माइनर सन नजीमुद्दौला को अब नवाब के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो जब माइनर
के होने के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तत्कालीन नायब सूबेदार के अंडर में था, या फिर एक प्रकार से जो रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो उस नायब सूबेदार के पास था, जिसे इंग्लिशर्स कभी भी अपॉइंट और डिसमिस कर सकते थे। हम आगे बात करते हैं कि इस वॉर के कारण एक इस वॉर में जब मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की डिफीट हुई, तो इसमें एक ट्रीटी की गई, ताकि एक ट्रीटी की गई जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा गया, जिसमें 3 पार्टीज थी। एक तो द इंग्लिश थे, जो कि एक विनर पार्टी थी, बाकी लूजर पार्टी के रूप में थे नवाब ऑफ अवध, जो कि शुजा-उद-दौला थे, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय भी थे। उन्होंने ये 2 पार्टियां इसमें मौजूद थी, जो कि अगस्त 1765 में कंक्लूड की गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि नवाब शुजा-उद-दौला किन किन चीज़ों के लिए तैयार हुए, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया, और उन्होंने जो वॉर इंडेमनिटी थी उसके रूप में 50,000 के कंपनी को देना स्वीकारा। उसके बाद में उन्होंने जो अपने ई स्टेट पावर्स थे वो बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को सौंप दिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि शाह आलम द्वितीय किन किन प्रोमिसेज या किन किन उन्होंने क्या क्या प्रोमिस की कंपनी के साथ। उन्होंने उन्हें वो अब इलाहाबाद में ही रहेंगे, वो इलाहाबाद में कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे। कंपनी ने उन्हें एक इन्होंने शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को एक फरमान इश्यू किया, जिसमें उनके पास दीवानी राइट्स आए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जिसमें जिसके लिए कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट करेगी। उन्हें निजामत फंक्शंस भी, जो कि जब हम बात करते हैं दीवानी राइट्स, वो उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से लिए थे, और निजामत फंक्शंस जो कि मिलिट्री, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए थे, वो उन्हें तत्कालीन बंगाल सूबेदार से मिले थे। पर अवध, जो कि बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जीत लिया गया था, उसे फिर भी एनेक्स नहीं किया गया, जबकि उसे एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया गया। बफर स्टेट मतलब कि एक एरिया, ताकि कोई भी एक बड़े एरिया को बचाने के लिए उसके आसपास का एरिया, ताकि उसे बचा सके। जैसे कि बंगाल था, उसके बफर स्टेट के रूप में अवध को यूज किया गया, ताकि जो अफगान और मराठा इन्वेडर्स थे वो सीधे बंगाल तक ना पहुंच पाए और अवध ही उन्हें रोके रखे। इसलिए ताकि इंग्लिश थे वो इसमें बंगाल में अपना ट्रेड कर सके और उनके ट्रेड को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। उसके बाद में जो मीर कासिम था उसे उसके थ्रोन से हटा दिया गया, और जो अपनी लाइफ फिर एक एब्जेक्ट मिजरी और एक वॉन्डरर की तरह उसने अपनी लाइफ आगे गुजारी, जिसकी डेथ 1777 में हुई। उसके बाद शुरुआत हुई बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट की, जो कि 1765 से 72 तक चली, जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सभी पावर थे, लेकिन उनके पास पावर नहीं था कि वो पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। जबकि जो वहाँ के किंग थे, या फिर वहाँ के बंगाल या फिर आसपास के इलाके के जो नवाब थे, उनके पास केवल केवल पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने का पावर था। बाकी रेवेन्यूज और डिफेंस, पुलिस, सब किसी भी प्रकार का कोई उनके पास राइट नहीं था। इसलिए उनके पास पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन इंग्लिशर्स के पास रही, और पावर। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो कंपनी को 2 राइट्स दिए गए, जिनमें दीवानी राइट्स जो कि कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यूज था, निजामत फंक्शंस जो कि पुलिस, डिफेंस और जुडिशियल जो पावर्स थे वो थे, और नवाब को जो पावर दिए गए वो थे मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। इससे हम मान सकते हैं कि जो नवाब की अथॉरिटी थी वो एक पपेट इंडियन रूलर के रूप में रही, जो कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उसके पपेट के रूप में वर्क कर रहे थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 2 डेप्यूटी दीवान भी अपॉइंट किए, जो कि फर्स्ट बंगाल के लिए जो डेप्यूटी दीवान थे वो थे मोहम्मद रेजा खान, और जो बिहार के लिए जो डेप्यूटी दीवान थे वो थे राजा शिताब रॉय। और जब हम आगे बात करते हैं कि जो ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन और जो वहाँ के पीपल्स हैं उनके लिए एक डिजास्टर के रूप में आया, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी पास ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से करने का पावर था, क्योंकि इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते थे, जबकि नवाब एडमिनिस्ट्रेशन करने लायक नहीं थे, और
इंग्लिशर्स को बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था कि वो किसी भी प्रकार का बंगाल में पब्लिक वेलफेयर करें, जबकि नवाब के पास पब्लिक वेलफेयर करने के लिए किसी प्रकार के कोई रेवेन्यू या किसी प्रकार का कोई पावर नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में थे, तब उन्होंने इस ड्यूअल सिस्टम को एंड किया। इस ड्यूअल सिस्टम के एंडिंग की वजह से फिर बंगाल में शुरुआत हुई अब एक सिंपल या फिर सिंगल कंपनी के रूल की। तो हम लोगों ने आज बात की कि कैसे बंगाल में ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट की, कैसे बंगाल और अवध को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में लिया, या फिर अवध को एक बफर स्टेट के रूप में काम में लिया, ताकि वो जो बाहर के जो इन्वेडर्स थे जैसे अफगान और मराठा इन्वेडर्स, उनसे वो बंगाल की रक्षा कर सके और बंगाल में शांति स्थापित करके वहाँ पे वो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज ठीक से कर सके। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे मैसूर, जो कि हमारे साउथ में स्थित एक किंगडम है जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान राज किया करते थे, उन्होंने कैसे हैदर और टीपू टीपू को हराया और वहाँ पे और कैसे ब्रिटिशर्स ने मराठा और निजाम की हेल्प से मैसूर को हराया। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।